अगर हम देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में मदद करता है। पहला तरीका है हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही है एज आर रॉ मटेरियल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा होता है आपकी इंडस्ट्री सेटअप करने में, और लार्ज स्केल वो होती है जिसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होता है आपका इंडस्ट्री सेटअप करने में। जो भारी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रही है वो कहलाती है आपकी हेवी इंडस्ट्रीज, और जो हल्के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रही है वो कहलाती है आपकी लाइट इंडस्ट्रीज। अगर हम बात करें सबसे पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल कहां एस्टैब्लिश हुई थी? एस्टैब्लिश हुई थी मुंबई में 1854 यानी 1854 के अंदर। ना अगर हम बात करें भारत के अंदर मेजॉरिटी जो आपका आईटी इंडस्ट्री है वो आपको यही मिलेगा, दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर, नोएडा, ठीक है, जहां पे आपको मेजॉरिटी आईटी इंडस्ट्री देखने को मिलता है। क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल मेरे सुपरस्टार्स, मेरे जबरदस्त वाले उड़ानियन। स्वागत है मेरे प्यारे जबरदस्त वाले सुपरस्टार्स का अपने प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म यानी पीडब्ल्यू के ऊपर। तो बच्चों मैं कौन हूं? मैं हूं आपका अपना दोस्त, आपका होस्ट, आपका गाइड कुनाल इस साइड, और आज लेके आए हैं भैया अपने पिटारे से, यानी बोले तो पेनवा को ले रहे थे भाई, चलिए तो अपने पिटारे से निकाल के लाया हूं आपके लिए एक जबरदस्त धांसू और माइंड ब्लोइंग चैप्टर। इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगर आप देखोगे तो हमारे प्यारे प्यारे जिसको कहते हैं ना, हमारे जबरदस्त वाले जो चैप्टर भैया, जो हमारे ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है सीबीएसई वाले बालकों के लिए, ये आखिरी इंपॉर्टेंट और जरूरी चैप्टर है यार, आखिरी इंपॉर्टेंट जरूरी चैप्टर है हमारी सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। बिकॉज इसके बाद वाला जो चैप्टर है लाइफलाइंस, आप देखोगे उससे मैप पॉइंटिंग वगैरह ज्यादा पूछेगा आपसे, ठीक है। तो बस यही है यार आज की क्लास के अंदर, और जल्दी से एक पेनवा यहाँ पे चूज कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, और आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे आज के मस्त वाले जबरदस्त वाले टॉपिक को। तो कम समय में हम लोग करेंगे एकदम ताबड़तोड़ रिवीजन इस चैप्टर का जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। चलिए तो बहुत सिंपल है गाइस। अच्छा, इसका डिटेल वन शॉट मैंने मतलब पढ़ाया हुआ है आपको उड़ान वाईटी चैनल पे, तो ये पूरा वीडियो जो है आपका, ये एक रिवीजन वीडियो, एक रिकॉल वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो कम समय के अंदर, बहुत ही कम समय में कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं क्लियरली बता दे रहा हूं बच्चों कि आप कॉन्सेप्ट रिवीजन में आपका बहुत हेल्प करने वाला है ये वीडियो, ठीक है। आप फटाफट से आपने चैप्टर पढ़ रखा है, चीजें कर रखी हैं, आपको बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उससे पहले आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहते हो तो आपके लिए एकदम परफेक्ट वीडियो है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चले नाउ, तो अगर मैं आपसे बात करूं इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, एग्रो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, और इंडस्ट्री से होने वाले प्रदूषण यानी पोल्यूशन की बात करेंगे। आज अगर मैं बात करूं दिल्ली एनसीआर का जो पोल्यूशन है हजार्डस कैटेगरी में आ चुका है, ठीक है। और वही यार हम लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ तो रहे हैं, डेवलप हो तो रहे हैं, लेकिन उसका भी अपना एक जबरदस्त वाला कॉस्ट है, ठीक है। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों आपको मेरे पीछे चलती हुई बहुत सारी मशीनें दिखाई दे रही होंगी, और इन मशीनों के पीछे जो है बहुत सारे राज छुपे हैं। तो आइए दोस्तों इन राज को डिस्कस करते हैं। राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज। नाउ अब अगर मैं आपसे बात करूं बच्चे, तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग शब्द का मतलब क्या होता है, जब आप बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में क्या करते हो, किसी कच्चे सामान यानी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक ज्यादा वैल्यूएबल चीज में कन्वर्ट कर देते हो, तो उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अब फॉर एग्जांपल आप लकड़ी की कुर्सी बैठे होगे, लकड़ी कहां से आती है? लकड़ी आती है जंगल में पाए जाने वाले पेड़ से। तो जंगलों के अंदर पेड़ होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको जब आप काटते हो तो उसको कन्वर्ट करते हो किसमें? फर्नीचर के अंदर। तो आप जिस बेड पे सोते हो, जिस सोफे पे आप बैठते हो, जो लकड़ी वगैरह पे बैठते हो, लकड़ी की चेयर पे आप बैठते हो, ये सारी लकड़ी वगैरह कहां से आ रही है? लकड़ी आ रही जंगल से। लेकिन उस लकड़ी को आप एज इट इज तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो हम क्या कर रहे हैं? उसके रंग रूप को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उससे फर्नीचर बना दे रहे हैं, कबर्ड बना दे रहे हैं, चेयर बना दे रहे हैं, टेबल बना दे रहे हैं, सोफा बना दे रहे हैं, बेड बना दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो? किसी रॉ मटेरियल को एक ज्यादा बेहतर यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कौन से, मैन्युफैक्चरिंग जो है बेटा वो कौन से सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में आता है, तो मैन्युफैक्चरिंग आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। डन नाउ, सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दे फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, जो किसी भी देश के जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो उस देश के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से नापा जाता है। जिस देश में आप देखोगे कि ज्यादा इंडस्ट्रीज होते हैं, ज्यादा उद्योग होते हैं, उस देश का इकोनॉमी भी काफी सॉलिड होता है, वहां पे लोगों के हालात भी, लिविंग स्टैंडर्ड्स भी काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों कि इंपॉर्टेंस क्या है यार मैन्युफैक्चरिंग के, नंबर 1 अगर हम देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि वो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में मदद करता है। आप आज देखेंगे हम लोग जब बात करते हैं एग्रीकल्चर के, हम कितने सारे मॉडर्न इनपुट्स को यहां पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल आज जो है किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहा है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहा है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी चीजें बन कहां रही हैं यार? ये सारी चीजें बन रही है आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर, इन फैक्ट्रियों के अंदर, है ना। इसके बाद अगर आप देखोगे तो पहले क्या है कि भारत को कहा जाता है भारत एक कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर डोमिनेंट इकोनॉमी।
राइट। तो अगर आप देखेंगे बेटा यहां पे तो बहुत सारी जनता कहां काम कर रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिससे क्या हुआ है कि उसके ऊपर लोड बढ़ गया है। अब अगर ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी तो कुछ जनता को हम वहां से उठा करके यहां शिफ्ट कर सकते हैं। तो एज ए रिजल्ट आप कह सकते हो कि भैया जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है या आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये एग्रीकल्चर के ऊपर जो लोड है उसको यहां पे थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है बाय गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। ठीक है। नाउ अगर आप देखेंगे प्री कंडीशन, अगर आपको देश से गरीबी हटानी, बेरोजगारी हटानी है तो जरूरी है कि इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज होने से क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा जॉब होंगे, अगर जॉब होंगे तो पैसा होगा, पैसा होगा तो गरीबी और बेरोजगारी दोनों ही दूर होगी। ठीक है ना। अगर आप देखेंगे नंबर 1, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात है, जब आप सामान बनाते हो इन इंडस्ट्रीज के अंदर तो बहुत सारा सामान को यहां पे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, और जब आप सामान किसी दूसरे देश को बेचते हो तो वहां से आपको मच नीडेड फॉरेन इनकम आती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहां पे जो जो कंट्रीज ने अपने रॉ मटेरियल्स को बेहतर हाई वैल्यूड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने का तरीका सीख लिया है, आप देखेंगे वो सारे कंट्रीज प्रॉस्पेरस हैं। और भारत की प्रॉस्पेरिटी, भारत की समृद्धता इस बात में लाई करती है कि हम भी इस टेक्निक को अपनाएं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को काफी डाइवर्सिफाई करें, काफी अलग अलग तरीके में उसको उतारें। ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन आता है हर बार कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ना दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसा क्यों? देखिए नंबर 1, अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में आपको कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है और इंडस्ट्रीज क्या करती हैं बेटा, एग्रीकल्चर को एक मेजर बूस्ट प्रोवाइड करती है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के। अब प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएगी? अब मान लीजिए 2 किसान है ना, पहला किसान जो है बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है अपने इरिगेशन के लिए, है ना, वो जो नेचुरल खाद है उसी से अपनी खेती बाड़ी कर रहा है, हल वल भी खुद ही चला रहा है। तो ऐसे किसान के खेत में अगर आप देखोगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी काफी कम होगी। वही एक दूसरा किसान है जो ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर रहा है इरिगेशन के लिए, ठीक है, अच्छे क्वालिटी की खाद डाल रहा है, अच्छा फर्टिलाइजर डाल रहा है, एचवाईवी सीड्स डाल रहा है, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है। तो एज ए रिजल्ट आप देखोगे कि दूसरे वाले किसान के खेत का जो टोटल प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पे हम क्या समझ पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर को एक बढ़िया बूस्ट प्रोवाइड किया है यहां पे इंडस्ट्रीज ने नए नए इक्विपमेंट्स बना करके। अच्छा अगर आप देखोगे बहुत सारी इंडस्ट्री जो है ना यहां पे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है अपने रॉ मटेरियल्स के। फॉर एग्जांपल जो आपकी कॉटन टेक्सटाइल है, कॉटन टेक्सटाइल में क्या बनता है बेटा, कॉटन का कपड़ा। कॉटन कहां से आता है? कॉटन आता है एग्रीकल्चर से। अगर आप चीनी मिल की बात कर लीजिए जहां चीनी या गुड़ बनाया जाता है, चीनी या गुड़ किससे बनता है? गन्ने से, यानी शुगर केन से। शुगर केन कहां से आती है बेटा? आपके एग्रीकल्चर से। तो आप देख सकते हो कि दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने नीड्स वगैरह के लिए, राइट ना। तो ये तो बात हो गई यहां पे। अच्छा अब हम बात करते हैं बेटा इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करने की। देखिए हम इंडस्ट्रीज को ना बेटा कई तरीके से क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 पहला होता है रॉ मटेरियल के बेस पे, यानी किस तरीके का कच्चा सामान ये यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस बेसिस पे हम 2 तरीके से इंडस्ट्रीज को डिवाइड करेंगे। नंबर 1 पहला तरीका है हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही है एज आर रॉ मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, रबड़ हो गया आपका। तो ऐसी जितनी भी इंडस्ट्रीज है नेचुरल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके उससे कुछ और चीज बना रही है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज कहलाती है एग्रो बेस्ड। अब कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज आती है जो किसी ना किसी प्रकार के मिनरल का इस्तेमाल करके जो है कुछ बेहतर प्रोडक्ट बना रही है। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग हो गया। तो यहां पे आप देखोगे क्या किया जा रहा है, किसी ना किसी मिनरल को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा अब आता है इनके रोल के अकॉर्डिंग। अच्छा अगर आप रोल के अकॉर्डिंग बात करोगे, नंबर 1 बेसिक या की इंडस्ट्रीज और दूसरी होती है आपकी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। देखिए कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किसी और इंडस्ट्री द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ रॉ मटेरियल। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरी कार की फैक्ट्री, ठीक है, मेरी कार की फैक्ट्री का नाम है धूम धूम धड़ा धड़ा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मेरी कार की फैक्ट्री का नाम है धूम धूम धड़ा धड़ा। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ मतलब मैं यहाँ पे मंगाता हूँ एकदम खतरनाक जो है चिकनी कार, मैं बनाता हूँ उसमें चिकनी कार मतलब बहुत जबरदस्त क्वालिटी की कार बनाता हूं। अब कार बनाने के लिए मुझे लोहा भी चाहिए, स्टील भी चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीज चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो जो लोहा और स्टील वगैरह है वो कहां से आएगा, वो आएगा आयरन स्टील कंपनी से, ठीक है। अच्छा मजे की बात क्या है कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसका फाइनल प्रोडक्ट ही वही है ना। जो अगर आप देखोगे आयरन और स्मेल्टर्स होते हैं जहां पे आयरन स्टील वगैरह बनाया जाता है, तो उनका फाइनल प्रोडक्ट है लोहा और स्टील। हालांकि वो लोहा और स्टील मेरी इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल है। तो अगर आप देखोगे तो आयरन एंड स्टील एक बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, बेसिक इंडस्ट्रीज का, ठीक है। तो उनका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो कोई और इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है। अब आती है बात कंज्यूमर इंडस्ट्रीज की। तो देखिए कंज्यूमर इंडस्ट्रीज ऐसा सामान बनाती है जिसको डायरेक्टली कंज्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं, है ना। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना, वही वाली हाल हो गई। फॉर एग्जाम्पल चीनी। अब देखो चीनी जो है आप देखोगे डायरेक्ट आप इस्तेमाल करते हो ना, चाय कॉफी वगैरह में डालते हो। टूथपेस्ट हो गया, सुबह सुबह मम्मी उठा के एकदम लात मार के उठाती है तुमको बिस्तर से, उठो भाई सुबह हो चुकी है, ठीक है, स्कूल नहीं जाना क्या, तुम उठते हो मस्त ऐसा ब्रश करते हो डिग 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 ऐसे करके मस्त। तो अगर आप देखोगे तो जो टूथपेस्ट वगैरह है ये डायरेक्टली आप कंज्यूम कर रहे हो। तो ऐसी जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं जो वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिसको डायरेक्टली कंज्यूमर इस्तेमाल करता है वो कहलाती है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए
अब आता है भैया क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तुम मरती है, वही वाली बात होगी, है ना। तो यहां पे बात की जा रही है पैसों की, यानी हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कितना खर्चा आपने किया है यहां पे इंडस्ट्री लगाने में, इसके बेसिस पे दो तरीके से हम डिवाइड करेंगे। नंबर वन स्मॉल स्केल और दूसरा है लार्ज स्केल। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वो होती है जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा होता है आपकी इंडस्ट्री सेटअप करने में, और लार्ज स्केल वो होती है जिसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होता है आपका इंडस्ट्री सेटअप करने में। ठीक है, अगर स्मॉल स्केल की बात करोगे तो बेटा नंबर ऑफ लेबर्स जो यहां काम कर रहे हैं मजदूर वो भी काफी कम है, लार्ज स्केल की बात करेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो लार्ज स्केल में मतलब 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, स्मॉल स्केल में मतलब 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डन, ये क्लियर हो गई बात। अच्छा आगे बात करते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम चार तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिसको सरकार ओन कर रही, गवर्नमेंट ओन कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल भेल हो गई, सेल हो गई। भेल यहां भेलपुरी वाली भेल नहीं है, भेल का मतलब है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल का मतलब स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये वो कंपनीज है जिनको ओनरशिप किसके पास है, सरकार के पास। अब फॉर एग्जाम्पल आपने अंबानी जी का तो नाम सुना ही होगा, अंबानी जी कौन नहीं जानता, सब कोई जानता है। और अंबानी जी की कंपनी जो रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है उसको भी सब कोई जानता है। ठीक है, तो उसको ओन कौन करता है बेटा, उसको ओन और ऑपरेट करती है अंबानी फैमिली। ठीक है, तो भी आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर में वो इंडस्ट्रीज आती हैं जिसकी ओनरशिप किसके पास होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास, जैसे टाटा आयरन स्टील हो गया, बजाज हो गया, आपका रिलायंस हो गया, बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। अच्छा अब नाउ क्या होता है कि बेटा कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसको सरकार और एक प्राइवेट बंदा मिल करके चलाते हैं, और ऐसी इंडस्ट्रीज कहलाती हैं आपकी ज्वाइंट सेक्टर। ठीक है, यानी यहां पे जो है दोनों ही यहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सरकार भी लगा रही है पैसा और आपका कोई इंडिविजुअल या ग्रुप भी लगा रहा है पैसा। तो पब्लिक और प्राइवेट की पार्टनरशिप के साथ जो इंडस्ट्रीज ओपन की जाती है वो कहलाती है आपके ज्वाइंट सेक्टर। फॉर एग्जांपल ऑयल यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया। अच्छा बात आती है कोऑपरेटिव सेक्टर की ना। मान लो कि तुम्हें पता ही है कि यार मेरी समोसे की बहुत जबरदस्त दुकान है। अब मैंने क्या किया कि मेरे जैसे 8-10 समोसे बेचने वाले थे, हमने कहा एक काम करते हैं यार समोसे के बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड करते हैं। तो हमने क्या किया, मिल करके जो है अपना एक बड़ा सा ग्रुप बना लिया, है ना। तो इसको कह सकते हो समोसा कोऑपरेटिव। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बड़ा सा ग्रुप बना लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा, जितना भी पैसा वगैरह होगा, हम आपस में शेयर करेंगे और बिजनेस को एक्सपैंड करने का ट्राई करेंगे, है ना। अगर बिजनेस बढ़िया बढ़ गया, प्रॉफिट्स वगैरह जो भी होंगे हम आपस में शेयर कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है ओनरशिप वो कहलाता है आपका कोऑपरेटिव। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है बच्चे, कौन फॉर्म करता है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय या तो प्रोड्यूसर्स या फिर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल या फिर वर्कर या फिर दोनों ही हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमूल वगैरह का आप एग्जांपल ले सकते हो, है ना। बैंगलोर में गेस नंदिनी डेयरी करके बड़ी फेमस है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज अ कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव बहुत सिंपल है, यानी मैंने क्या किया कि मैंने जो है कई सारे लोगों के साथ जो सेम टाइप का काम करते हैं मिलकर ग्रुप बना लिया, हमने अपने रिसोर्सेज को शेयर किया, एक बिजनेस को एक्सपैंड किया, जो भी प्रॉफिट लॉस वगैरह हुए वो आपस में डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहते हैं बेटा कोऑपरेटिव। ठीक है, अच्छा अब एक और टाइप आता है, इसको कहते हैं बल्क एंड द वेट ऑफ द रॉ मटेरियल, यानी जो आप रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना हल्का है कितना भारी है। अगर बहुत ज्यादा भारी होगा, जैसे लोहे के जैसे आयरन ओर हो गया, आयरन ओर क्या होता है, बहुत बल्कि होता है, बहुत भारी होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना भी इतना आसान नहीं होता। तो ऐसी जितनी इंडस्ट्री जितना जो भारी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रही है वो कहलाती है आपकी हेवी इंडस्ट्रीज, और जो हल्के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रही है वो कहलाती है आपकी लाइट इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज हो गए ना। और हेवी में एग्जांपल ले सकते हो आप हमारे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज का। डन बच्चों, चलिए तो ये तो गए अपने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 1 एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की। ठीक है, नाउ अब जब आपको नाम में ही एग्रो दिख गया, नाम में क्या दिख गया बेटा आपको, एग्रो, तो एग्रो शब्द का मतलब क्या होता है, यानी एग्रीकल्चरल से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी इंडस्ट्रीज है जो यहां एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एज रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल करती है अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो कहलाती है आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, सिल्क हो गया, वुलन हो गया, शुगर हो गया, आपकी जितने भी खाने वाला तेल बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ये सब क्या कर रही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रही है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, नंबर 1 हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के से बात करूं तो भाई भारत के अंदर दूसरी लार्जेस्ट एम्प्लॉयर मानी जाती है एग्रीकल्चर की बात करीब 35 मिलियन लोगों को जॉब देती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे भारतीय इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो मैंने आपको अभी बताया यहां पे कि 35 मिलियन लोगों को जॉब देती है, सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयर है देश के अंदर। ठीक है, ये इकलौती ऐसी कंट्री बच्चे कंट्री में इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो कंप्लीटली आत्मनिर्भर है, यानी सेल्फ रिलायंट है। कच्चे मटेरियल की प्रोसेसिंग से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट बनने तक सारा कुछ एक ही इंडस्ट्री के अंदर हो जाता है, रॉ मटेरियल से लेकर के हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए आपको एक कॉटन का टी शर्ट बनाना है, कॉटन का शर्ट बनाना है, सबसे पहले क्या किया जाएगा, खेतों से कॉटन फाइबर को लाया जाएगा। ठीक है, उस कॉटन फाइबर को साफ किया जाएगा, उससे धागा बनाया जाएगा, धागे से कपड़ा बनेगा, कपड़े से जाके टी शर्ट बनेगी। ये सारा का सारा काम ना बेटा एक ही इंडस्ट्री के अंदर हो जाता है, आपको कहीं और नहीं जाना पड़ता। तभी हम कहते हैं ना वैल्यू चेन के अंदर ही सेल्फ रिलायंट है, बिल्कुल आत्मनिर्भर है, बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, अब अगर हम कॉटन टेक्सटाइल्स की बात करें तो एंशिएंट टाइम्स अगर हम देखेंगे, कॉटन टेक्सटाइल्स को भारत में हैंड मैनुअल लेबर के द्वारा जो है बनाया जाता था, हैंड स्पिनिंग, यानी हाथ से धागा बनाते थे, फिर कपड़ा बनाते थे हैंडलूम का इस्तेमाल करके। तो आप देखोगे ये बहुत जमाने पहले से भारत में चलता चला आ रहा है। 18वीं शताब्दी की बात आप देखेंगे पावर लूम्स आ गए। पावर लूम्स क्या होते हैं, पावर लूम्स बेटा लूम बेसिकली वो मशीन होती है जिसका इस्तेमाल करके आप कपड़ा बुनते हो या कपड़ा बनाते हो। ठीक है,
हैंडलूम का मतलब है हाथ से बना रहे हो, पावरलूम का मतलब है आप क्या कर रहे हो, पावर यानी किसी प्रकार का पावर दे रहे हो उसको, या ये कैसा भी पावर हो सकता है, स्टीम पावर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पावर हो सकता है, बट आप हाथ से नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मशीन एक तरीके से चल रही है पावर से। नाउ अब अगर आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स इतने नालायक थे कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अच्छा ब्रिटिश के हमारे कब्जे से पहले क्या था, जब ब्रिटिशर्स ने कब्जा नहीं किया था ना, तो भारत से जो बना बनाया कपड़ा है ना वो यूरोप में एक्सपोर्ट होता था, भारत अच्छे पैसे कमाता था उससे। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स ने भारत पे कब्जा कर लिया और ब्रिटेन के अंदर कई सारी इंडस्ट्रीज बन गई, तो वहां की इंडस्ट्रीज ने सरकार पे दबाव डाला कि आप एक काम करिए, भारत से कच्चा कॉटन हमें लाके दीजिए और हमारे यहां से पका हुआ यानी हमारे यहां से बना बनाया जो गारमेंट है वो जाकर के भारत के मार्केट में बेचिए, ठीक है। पहले क्या था, भारत कंप्लीट कपड़ा बेचता था, बाहर एक्सपोर्ट करता था, लेकिन जब से ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया ये भारत का एक्सपोर्ट बंद हो गया और भारत से कच्चे कॉटन का एक्सपोर्ट यहां पे शुरू हो गया। और यूरोपियन कंपनीज इतनी चालाक थी, उन्होंने क्या किया कि भारत से ही कॉटन उठाते थे, कपड़ा बनाते थे और वापस आकर के भारत में बेचते थे। तो एज ए रिजल्ट जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर का मार्केट था वो यहां पे बिल्कुल खत्म हो गया, राइट। चलिए अगर हम बात करें सबसे पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल कहां स्टैब्लिश हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी मुंबई में 1854 यानी 1854 के अंदर। ना अब अगर आप देखोगे तो आज भी महाराष्ट्र और गुजरात और तमिलनाडु के अंदर मैक्सिमम स्पिनिंग होता है, स्पिनिंग मतलब मैक्सिमम धागा वगैरह वहीं बनाया जाता है, लेकिन जो आपका वीविंग प्रोसेस है वो काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज होने का मतलब है कि वीविंग यानी जो कपड़ा बनाने का प्रोसेस है वो पूरे देश भर में होता है। वो देश भर में इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग जगह के अलग अलग डिजाइन है, ट्रेडिशन है, स्टाइल्स है। तो अगर आप एक ही जगह सारा कपड़ा बनाओगे तो आप उसमें वैरायटी ला ही नहीं पाओगे। अब अलग अलग जगह बनाओगे तो आप देखोगे जिस जगह का जो लोकल डिजाइन है, जो लोकल स्टाइल है, वो सारा का सारा उस कपड़े में आपको नजर आएगा। सो दैट इज वाई आप देखेंगे जो वीविंग है वो जो है ना काफी ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। हालांकि स्पिनिंग आपको आज भी यानी धागे वगैरह का प्रोडक्शन आपको आज भी महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु साइड पे ज्यादा मिलेगा, ठीक है डन। चलिए तो जिन बच्चों को नहीं पता देखिए ये होता है बेटा हैंडलूम, आप देख पा रहे हो, मैं इसलिए आपके लिए बढ़िया फोटो लेकर के आया हूं मस्त एकदम, ठीक है। तो एकदम रापचिक फोटो लेकर के आया हूं मैं आपके लिए भाई। तो देखिए ये होता है हैंडलूम, इसको हम हैंडलूम कहते हैं। आप देख सकते हैं हाथ से अंकल किस तरीके से कपड़ा बना रहे हैं, ऐसे डोरी चला चला के ठीक है। और भैया आप देख सकते हो यहाँ अपने आप ही चल रही है मशीन बढ़िया। तो ये पावर लूम है, वो हैंडलूम है, ये पावर लूम है। तो लूम इस मशीन को कहते हैं बेटा जिससे आपका कपड़ा बन रहा है। तो आप देख पा रहे हैं अंकल एकदम क्या खतरनाक कपड़ा बना रहे हैं डिजाइन के साथ, मस्त डिजाइन, रापचिक डिजाइन बन रहा है एकदम जबरदस्त तरीके का, ठीक है। एकदम एक नंबर क्वालिटी का कपड़ा बना रहे हैं अंकल। तो इसको हम कहते हैं हैंडलूम, हाथ से चला रहे हैं जो। और ये अपना पावर लूम मतलब जो किसी प्रकार की पावर से चल रहा है, चाहे वो स्टीम पावर हो या फिर इलेक्ट्रिकल पावर हो, ठीक है डन। चलिए तो आई होप दिस क्लियर्स की यार लूम क्या होता है, लूम समझ में आ गया क्या होता है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं बड़ा बच्चे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जूट टेक्सटाइल। भैया जूट की अगर हम बात करें तो हम लोग लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कच्चे जूट के, रॉ जूट के, और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ जूट। अगर आप जूट एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो जूट एक्सपोर्ट का नंबर 1 अगर आप देखोगे पोजीशन आता है बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश के पास हम दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अच्छा अब अगर आप देखोगे तो जब पार्टीशन हुआ तो नो डाउट जो जूट इंडस्ट्रीज थी वो तो हमारे पास रह गई, लेकिन जो मेजर जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो चले गए बांग्लादेश के पास इधर, ठीक है। पहला जूट मिल सेटअप हुआ था कोलकाता के अंदर 1855 में, बिकॉज बांग्लादेश उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था। तो याद रखिएगा इस चीज को, है ना, क्योंकि भारत से पाकिस्तान निकला तो उस टाइम बांग्लादेश वाज कॉल्ड एज ईस्ट पाकिस्तान, है ना। चलिए तो अगर आप देखेंगे जो पहला जूट मिल सेटअप हुआ था कलकत्ता में 1855 एट रिश्रा। तो रिश्रा एक जगह है। तो मोस्ट ऑफ द मिल्स जो है आपको वेस्ट बंगाल में मिलेंगी, स्पेशली जो हुगली रिवर बेसिन है, जो हुगली नदी है उसके आसपास आपको काफी सारे जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज मिलेंगे, ठीक है। नंबर 1 अब क्वेश्चन आता है कई बार कि यार जूट का प्रोडक्शन है वो हुगली नदी के आसपास इतना ज्यादा क्यों एक्सपांडेड है, ठीक है, या वेस्ट बंगाल में स्पेशली आपको क्यों मिलता है। उसके कई सारे रीजन। नंबर 1 पहला है कि यहाँ पे आसपास आपको बहुत पास में आपको जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज मिल जाएंगे जहां पे अच्छी क्वालिटी का जूट उगाया जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो वाटर ट्रांसपोर्ट है बहुत सस्ता है। तीसरा जो नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, सारी चीजें ना बड़ी आसानी से अवेलेबल और सस्ते दामों पे, तो आप रॉ मटेरियल को बड़ी आसानी से जूट मिल तक लेकर के आ सकते हो, ठीक है। प्लस अगर आप देखोगे कच्चे जूट को प्रोसेस करने के लिए बहुत पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उतना पानी भी यहां पे अवेलेबल है ना। साथ ही साथ आप देखोगे तो सस्ते दामों पे लेबर अवेलेबल हो जाती है आस पड़ोस के स्टेट से, जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना, आपका यूपी हो गया ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे कलकत्ता एक अपने आप में बहुत लार्ज अर्बन सेंटर है, बड़ा अर्बन शहर है, और वहां पे आपको हर तरीके की फैसिलिटीज मिल जाते हैं, चाहे बैंकिंग हो चाहे इंश्योरेंस हो। प्लस आप देखोगे वेस्ट बंगाल के साथ एक और एडवांटेज है, वो है पोर्ट। तो यहाँ पे पोर्ट फैसिलिटीज भी अवेलेबल। पोर्ट क्या होता है, जहां पानी के जहाज आकर के रुकते हैं, और आप देखोगे तो पोर्ट फैसिलिटीज इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर आपको सामान बाहर बेचना हो, एक्सपोर्ट करना हो, तो आपको पानी के जहाज के थ्रू ही वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो वाली फैसिलिटीज भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट ये एक परफेक्ट लोकेशन है किसके, जूट इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है डन। बात समझ में आ गई यहाँ पे। चले नाउ लेट्स मूव फर्दर। अच्छा अब अगर हम बात करें शुगर इंडस्ट्री यानी चीनी की, तो चीनी के अंदर अगर हम बात करें बच्चों तो हमारा नंबर सेकंड नंबर पे आता है। हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर के इन द वर्ल्ड, और गुड़ और खांडसारी के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। गुड़ तो आप सबको पता है, खांडसारी क्या होता है, कभी कभी आपने देखा ब्राउन ब्राउन सी शुगर होती है, तो उसको हम कहते हैं खांडसारी। बेसिकली वो चीनी नहीं होती,
है ना, मतलब बट गन्ने के रस से बना एक प्रोडक्ट होता है, चीनी से थोड़ी हेल्दी होती है, आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। 2010-11 में करीब 662 शुगर मिल्स थी भारत में, यूपी और बिहार में, यानी आप मान के चलो भारत का 60% शुगर मिल आपको यूपी और बिहार के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है नाउ। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात अलॉन्ग विद पंजाब, हरियाणा, एमपी, ये भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे चीनी मिलें आपको मिल जाएंगी। तो मैंने आपको वही बताया कि 60% जो चीनी मिले कहां है, आपकी यूपी और बिहार में, ठीक है। चलो तो फटाफट से आगे बात करते हैं नाउ। अच्छा, एक इसमें एक और बड़ा प्यारा पॉइंट बताता हूं आपको, पॉइंट बहुत सिंपल है यहाँ पे कि आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में जो शुगर इंडस्ट्री है ना वो साउथ की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रही है, जो शुगर मिले वो साउथ यानी दक्षिण भारत और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ज्यादा शिफ्ट हो रही है। अभी सवाल होता है ऐसा क्यों, इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। नंबर 1, जो गन्ना होता है ना, गन्ने का जो मेन मिठास होती है उसके अंदर प्रेजेंट सुक्रोज की वजह से होती है। जो गन्ना साउथ में उगाया जाता है उसमें सुक्रोज कंटेंट हाई है ना, और जो गन्ना नॉर्थ में उगाया जाता है उसमें कंपैरेटिवली कम है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे क्लाइमेट साउथ में ज्यादा फेवरेबल है कंपेयर टू नॉर्थ, बिकॉज गन्ने को बहुत ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए होती, राइट। और साथ ही साथ वहां पे जो कॉपरेटिव्स हैं वो काफी एक्टिव हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसके चलते आप देखोगे काफी जो है शुगर मिले अभी साउथ और वेस्टर्न पार्ट्स की तरफ भारत की शिफ्ट होती जा रही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यार हम लोग फटाफट से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। देखिए मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, जो मिनरल्स और मेटल्स का इस्तेमाल करती हैं एज अ रॉ मटेरियल। फॉर एग्जांपल नंबर 1 हम बात करेंगे आयरन ओर। तो अगर आप आयरन ओर इंडस्ट्री की बात करोगे तो एक बेसिक इंडस्ट्री भी है, हैवी इंडस्ट्री भी है, बिकॉज इसको बहुत सारी मशीनरीज अगर आप देखेंगे, है ना, अगर आप देखेंगे तो जितनी भी आपकी मशीनें वगैरह बनती हैं उसको बनाने के लिए आपको आयरन स्टील का बहुत मदद चाहिए होता है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। स्टील की अगर हम बात करें तो स्टील का इस्तेमाल आप करते हैं बहुत सारी चीजें बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, डिफेंस मटेरियल हो गया, इनफैक्ट सर्जिकल ग्रेड का स्टील आता है, उससे सर्जिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं, ब्रिजेस वगैरह को बनाने में स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे जितने भी चीजें हैं वहां पे स्टील का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे कई बार ऐसे कहा जाता है कि कोई कंट्री कितना प्रोडक्शन कर रही है स्टील का और कितना उसको कंज्यूम कर रही है, कोई इस्तेमाल कर रही है, वो बताता है कि कंट्री किस तरीके से डेवलप कर रही है, ठीक है। तो भारत के अंदर आप देखोगे छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर जो है ना मैक्सिमम आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज यहां पे मिल जाएंगी। डन। चलिए अब अगर मैं आपसे बात करूं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, मेटलर्जिकल मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो आपके मिनरल्स का इस्तेमाल करती हो, तो दूसरे नंबर पे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग आती है, मतलब जिसमें हम एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, नंबर 1। अब जिस रॉ मटेरियल से आप एल्यूमिनियम बनाते हो बेटा उसको बॉक्साइट कहा जाता है। एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज की बात करें तो काफी लाइट है, कोरोजन इसमें होता नहीं, जल्दी करोड नहीं होता, अच्छा कंडक्टर है हीट का, इसकी शीट्स वगैरह बना सकते हो आप, है ना, और इनफैक्ट अगर आप अदर मेटल्स के साथ इसको मिलाओगे तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना। अगर आप बात करेंगे एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं, एल्यूमिनियम को एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ना, वायर्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम की मेजर लोकेशन की मैं बात करूं बेटा कहां मिलेंगे आपको, ये तो देखो बहुत सिंपल है कि आपको इस तरीके की इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगे जनरली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, कुछ केसेस में यूपी के अंदर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बट जो मेजॉरिटी आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको जो भारत का थोड़ा प्लेट्यू रीजन है वहां पे आपको इस तरीके की चीजें ज्यादा मिलती है, ठीक है, बिकॉज भारत का जो प्लेट्यू सेक्शन है ना, वो आप देखोगे मिनरल्स के अंदर काफी रिच है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग की। अच्छा, अब अगर हम बात करें ना, बात आती है केमिकल इंडस्ट्री। देखो भारत के अंदर केमिकल इंडस्ट्री ना बहुत ही ज्यादा लीडिंग और फास्ट ग्रोइंग है ना। यहाँ पे दोनों तरीके के आपको फैक्ट्री मिल जाएगी, स्मॉल स्केल भी, लार्ज स्केल भी, है ना। दो तरीके के हम यहाँ पे केमिकल्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स और इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो हमारे पास पेट्रोकेमिकल्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिनका इस्तेमाल आप सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए करते हैं। सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, आपने देखा होगा नायलॉन के मोजे भी आते हैं कई बार, है ना। रेयॉन के आजकल जैकेट वैकेट बनने लगे यार, मतलब आर्टिफिशियल फाइबर के। तो ऐसे सारी चीजों को बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंथेटिक रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, कई सारी दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। प्लस इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जिसका इस्तेमाल आप फर्टिलाइजर बनाने में करते हो, फाइबर, प्लास्टिक, एडेसिव, जो ग्लू आता है ना, पेंट वगैरह आता है, उसको बनाने में आप करते हो। नाइट्रिक एसिड हो गया, अल्कली हो गया, सोडा ऐश हो गया, जिससे आप ग्लास बनाते हो, डिटर्जेंट बनाते हो, सोप बनाते हो, पेपर बनाते हो, कॉस्टिक सोडा हो गया। तो इस तरीके के इनऑर्गेनिक केमिकल्स का भी बेटा हम यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, डन। अब अगर मैं आपसे बात करूं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ठीक है, ये जो आपका इंडस्ट्री है ना, ये मेनली सेंटर्ड है ऑन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, यानी मैक्सिमम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स बनाते हैं यहाँ पे, खासकर जैसे यूरिया हो गया, यूरिया का एग्रीकल्चर में काफी इस्तेमाल है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हो गए हमारे, और अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी हो गया, ठीक है, और कुछ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स है ना, जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटैश के, ठीक है। तो अगर आप बात करेंगे पोटैश को भारत में कंप्लीटली इंपोर्ट किया जाता है। रीजन क्या है कि भारत के अंदर जो पोटैश पाया भी जाता है वो कमर्शियल सिग्निफिकेंस का नहीं है, यानी इतना क्वांटिटी में भी नहीं है जिससे आप उसको कमर्शियली इस्तेमाल कर पाओ। इस वजह से पोटैश को हम पूरी तरीके से आप कह सकते हैं हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्री काफी एक्सपांड हुआ है, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन में खास जो है आप देखेंगे फर्टिलाइजर्स वगैरह पे काफी ध्यान दिया गया था। तो एज ए रिजल्ट ये इंडस्ट्री काफी ग्रो किया। गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला जो है आप कह सकते हैं हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट
कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो आंध्रा, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटका भी है। तो इतने सारे याद करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ ये याद कर लेंगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और आपको ज्यादा याद करना हो तो 2 यहां से याद कर लीजिए, बस खत्म। इतने सारे याद नहीं करना है, बिकॉज इतने सारे पूछे ही नहीं जाते हैं एग्जाम में भाई, ठीक है। तो इतने सारे याद नहीं करने बेटा, आप याद भी नहीं कर पाओगे, इतने सारे पूछे भी नहीं जाते, ठीक है ना। लेट्स टॉक अबाउट सीमेंट इंडस्ट्री। देखिए सीमेंट का इस्तेमाल हम हर जगह करते हैं यार। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में आपको डैम बनाना हो, स्कूल बनाना हो, बिल्डिंग बनाना हो, होटल बनाना हो, कुछ भी बनाना हो भैया, सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है ना। आपने वो आर्ट देखा है भैया, ये दीवार टूटती क्यों नहीं है, बांगर सीमेंट से तो बनी है, ठीक है, बांगर सीमेंट। अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल है यार, यहाँ पे तो हर चीज के कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट को बनाने के लिए आपको सीमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है ना। अगर आप देखोगे तो इस इंडस्ट्री को ना बहुत हैवी रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे लाइमस्टोन हो गया, सिल्का हो गया, एल्यूमिना हो गया, जिप्सम हो गया, ये बहुत भारी होते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो गुजरात के अंदर आपको काफी सारे सीमेंट प्लांट्स मिल जाएंगे। पहले सीमेंट प्लांट को बनाया गया था चेन्नई में 1904 के अंदर, है ना। अब अगर आप देखोगे 1989 से इसमें कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस थोड़ा सा बेटर हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बेहतर हुआ है, और कुछ और पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए जिसके चलते आप कह सकते हो सीमेंट इंडस्ट्री ने काफी यहाँ पे ग्रो किया है, चाहे वो कैपेसिटी वाइज हो, टेक्नोलॉजी वाइज हो, प्रोडक्शन वाइज हो। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, साथ ही साथ एक्सपोर्ट यानी काफी सारे देशों को हम अपनी सीमेंट बेचते भी हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। डन। नाउ अब बात करते हैं फटाफट से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की। बेटे ये इंडस्ट्रीज आपको ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीजें उपलब्ध कराती है। फॉर एग्जांपल कार हो गया, स्कूटर हो गया, बाइक हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, ई रिक्शा हो गया। इसके अलावा अगर आप देखोगे ट्रकें होती हैं, बड़ी बड़ी बसें होती हैं आपकी, तो ये सारा इंडस्ट्री जो है आपका ऑटोमोबाइल है। अब अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर जब बाहर की कंपनीज आके इन्वेस्ट किया, आपको याद होगा ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में मैंने पढ़ा था कि जो फोर्ड मोटर्स थी भारत में आई थी, महिंद्रा के साथ कोलैब किया था, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ने इस पूरी इंडस्ट्री को एक नया बूस्ट प्रोवाइड किया, अगर आप कह सकते हैं, ठीक है। नाउ इंडस्ट्री मेजरली कहां लोकेटेड है? लोकेटेड है आपकी दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु में। तो आप 4 याद कर लीजिए, डीजीएमपी, ठीक है। डीजीएमपी मतलब दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पायना, सॉरी पुणे। तो अगर आप ये 4 याद कर लोगे तो भी आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मेजरली आपको देख सकते हो इंडस्ट्री आपका लोकेटेड है। डन। अच्छा अब हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक और आईटी इंडस्ट्री। देखिए इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बहुत सारा सामान बनाती है। आपका टेलीविजन हो गया, टेलीफोन हो गया, है ना, इंटरकॉम हो गया, पेजर हो गए, टेलीफोन एक्सचेंज हो गया, रडार वगैरह हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, और बहुत सारे ऐसे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, कौन बनाता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। डन। फिर अगर आप देखेंगे तो बेंगलुरु को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नाउ अगर इंपॉर्टेंट सेंटर्स की बात करें जहां पे इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाया जाता है तो वो है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर। नाउ अच्छा इसके अलावा अगर हम बात देखें तो आती है हमारी आईटी इंडस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जहां पे बहुत सारे बच्चे जो है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करना चाहते हैं। तो आईटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे सेगमेंट आते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आता है, बीपीओ भी आता है, जिसको आप कॉल सेंटर्स के वगैरह के नाम से जानते हैं। तो अगर आप देखोगे भारत के अंदर बीपीओ ना एक बहुत बड़ा मेजर अर्नर रहा है पिछले कुछ सालों में फॉरेन एक्सचेंज कारण। अगर हम बात करें भारत के अंदर मेजॉरिटी जो आपका आईटी इंडस्ट्री है वो आपको यही मिलेगा, दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, नोएडा, ठीक है, जहां पे आपको मेजॉरिटी आईटी इंडस्ट्री देखने को मिलता है। राइट प्यारे बच्चों, चलिए तो ये तो बात हो गई इंडस्ट्रीज की। अच्छा अब हम बात करते हैं यार हमारे आखिरी टॉपिक दैट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की। यार किस तरीके से इंडस्ट्रीज ने अभी क्या किया है, पल्यूट किया एनवायरमेंट। नो डाउट अबाउट दैट कि इंडस्ट्रीज पोल्यूशन कॉज करते हैं। कौन कौन से टाइप का? एयर, वाटर, लैंड, नॉइस, है ना। लैंड के अंदर भी अगर आप देखो, वाटर के अंदर भी आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज थर्मल पोल्यूशन कॉज करते हैं। थर्मल पोल्यूशन मतलब जहां पे जब बिना गर्म पानी को, जो फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा गर्म पानी है, जब उसको बिना ट्रीट किए यहाँ पे नदी नालों में रिलीज कर दिया जाता है, तब आप कह सकते हो बेटा कि वो पल्यूट करता है वहां पे, ठीक है ना। अच्छा अगर हम बात करें बेटा नंबर 1 एयर पोल्यूशन, अगर आप देखोगे तो आपके जब हवा में अनडिजायरेबल गैसेस का मात्रा बहुत बढ़ जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, तो उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन, जो अभी हो रखा है पूरे दिल्ली एनसीआर में, ठीक है, और बहुत ज्यादा बच्चे बहुत ज्यादा खतरनाक है ना। अगर आप देखोगे तो केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, जो आपकी ईंट के भट्टे होते हैं जहां से ईंटें पकाई जाती हैं, रिफाइनरी हो गई, स्मेल्टिंग प्लांट्स हो गए, है ना, फॉसिल फ्यूल्स को जब आप जलाते हो तो ये सारी चीजें ना हवा में धुआं प्रोड्यूस करते हैं, और धुआं के साथ साथ बहुत सारी गंदी गैसें प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करता है, पूरे एनवायरमेंट को हार्म करता है। राइट। अब अगर आप देखोगे हमारी हेल्थ को, एनिमल, प्लांट्स, बिल्डिंग्स, हर एक चीज को जो है अगर आप देखेंगे बेटा ये चीजें बड़ी एडवर्सली इंपैक्ट करती है। आपको याद होगा ताजमहल कुछ टाइम के लिए पीला पड़ने लगा था बिकॉज ऑफ एसिड रेन। उसका रीजन था मथुरा ऑयल रिफाइनरी, जिसको वहां से अभी शिफ्ट आउट किया गया। तो होता गया था कि बच्चे ऑयल रिफाइनरी से निकलने वाला जो गंदा धुआं था ऊपर जाके मिक्सअप हो रहा था, है ना, उससे जब बारिश वगैरह हो रही थी तो वो भी गंदी हो रही थी, पल्यूट हो रही थी। राइट। तो ऐसे बहुत सारे रीजन आपको मिल जाएंगे। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों तरीके के वेस्ट और जो गंदगी होती है इंडस्ट्री से निकलने वाली, उससे आपका पोल्यूशन होता है। जैसे फ्लाई गैस हो गया,
फॉस्फोजिप्सम हो गया, आयरन और स्टील का जो स्लैग होता है, गंदगी निकलती है ना, ये कुछ ऐसे मेजर सॉलिड वेस्ट हैं जो आपके वाटर को पोल्यूट करते हैं। इसके बाद हमारा इसी में थर्मल पोल्यूशन आप निकाल लीजिए। थर्मल पोल्यूशन कब होता है? थर्मल मतलब हीट, जब इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गर्म पानी होता है ना, उसको बिना ठंडा किए, बिना ट्रीट किए, है ना, उस गंदे गर्म पानी को जब आप वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं तो क्या करता है, एकदम से वाटर बॉडीज का टेम्परेचर बढ़ा देता है, जो कि वहां की एक्वाटिक लाइफ को बहुत गलत तरीके से इंपैक्ट करता है। राइट बच्चों, तो ये एक मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है जिसको आप थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। राइट नाउ अगर हम बात करें तो इट अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज और थर्मल प्लांट्स कहां चला जाता है? डायरेक्टली इनटू रिवर्स और पॉन्ड्स बिना ठंडा किए। तो इसी की बात मैं कर रहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए नॉइज पोल्यूशन, अगर आपको पता है कि नॉइज पोल्यूशन मतलब नॉइज क्या होता है, एक ऐसा साउंड होता है जो आपके कान बियर नहीं कर सकता, आपको बहुत इरिटेट करता है। राइट, अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जब मशीन चल रही है, ड्रिल चल रही है, ऐसा कर ड्रिल चलती है नहीं चलती, आपने देखा होगा अगर आपके पड़ोस वाले अंकल जो है ड्रिल चला रहे हैं अपनी दीवार में, तो बड़ा इरिटेशन होता है, कान को सुन के बड़ा खराब लगता है। राइट, तो अगर आप देखो तो ऐसी किसी भी साउंड को हम कहते हैं नॉइज। ना अगर हम देखेंगे जो फैक्ट्री इक्विपमेंट्स है, जनरेटर है, इलेक्ट्रिक ड्रिल चल रही है, ये सब बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करती हैं, जो हमारे नॉर्मल ह्यूमन कानों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब इससे क्या होगा बच्चे, कई बार लोग बहरे हो जाते हैं, लोगों को कान से खराब हो जाते हैं लोगों के, है ना, हार्ट रेट बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जिनको प्रॉब्लम्स है। राइट, तो ऐसे बहुत सारे इंपैक्ट जो है हमारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर होते हैं। राइट बच्चों, चले नाउ अब कैसे कंट्रोल किया जाए इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को? देखिए कुछ सजेशंस यहां पे दिए गए। नंबर 1, आप क्या कर सकते हैं, पानी के इस्तेमाल को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे? उसको रीयूज करिए, रिसाइकल करिए। ठीक है, अच्छा 2 से 3 स्टेजेस के अंदर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तीसरा, गर्म पानी को पहले ट्रीट कर लीजिए, साफ कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए, उसके बाद जो है नदी नालों में रिलीज करिए। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे जो पर्टिकुलेट मैटर है, पर्टिकुलेट मैटर इसको पीएम कहते हैं, PM 2.5, PM 10, इसको एयर में कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो चिमनीज वगैरह होती है ना फैक्ट्रीज की, है ना, जिससे धुआं निकलता है, उसमें आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होते हैं आपके, या फैब्रिक फिल्टर होते हैं, स्क्रबर होते हैं, इनको यहां पे इंस्टॉल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब ये धुआं ऊपर निकलने वाला होगा तो जितनी भी गंदगी होगी ना वो ही अपने अंदर खींच लेंगे, एज अ रिजल्ट जो धुआं रिलीज होगा वो इतना टॉक्सिक नहीं होगा। ठीक है, तब पॉइजनस नहीं होगा ना। स्मोक को आप रिड्यूस कर सकते हैं ऑयल या गैस का इस्तेमाल करके इंस्टेड ऑफ कोल। आप देखेंगे फैक्ट्री में कोयला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, तो कोयले के इस्तेमाल की बजाय अगर आप ऑयल या गैस प्रोड्यूस करेंगे तो कंपैरेटिवली कम स्मोक प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे मशीनरी वगैरह में आप साइलेंसर लगा सकते हैं, जनरेटर के अंदर आप साइलेंसर लगा सकते हैं। साइलेंसर लगाने से क्या होगा, जबरदस्ती का नॉइस प्रोड्यूस नहीं होगा। राइट, इनफैक्ट अगर आप नॉइज अब्सॉर्बिंग मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अभी आप देखोगे हम स्टूडियोज के अंदर क्या होता है, जब लोग पढ़ाते हैं, अब लोग पढ़ा रहे हैं यार तेज वॉइस पे, ठीक है, हो सकता है बगल वाला कोई डिस्टर्ब हो जाए, तो यहाँ पे प्रॉपर ऐसे साउंड प्रूफिंग किया हुआ है, जिससे क्या होता है कि जो आवाज है हमारी वो यहीं पे रहती है, इससे क्या होगा, दूसरा वाला डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आप ऐसे ना कई सारे नॉइज अब्सॉर्बिंग मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनली खुद में ईयरफोन्स वगैरह लगा सकते हैं, जिससे आपके कान में यहाँ पे घटिया नॉइज ना जाए। ठीक है, डन बच्चों, चलिए इसके अलावा एक और बड़ा जबरदस्त तरीका है, दैट इज फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर पोल्यूशन कब करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पानी को ट्रीट कर सकते हैं 3 तरीके से। नंबर 1, पहले फिजिकल तरीके से आप जितना सॉलिड वेस्ट है वो हटा लीजिए, फिर उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड कर दीजिए, आपको क्लीनिंग में हेल्प करें, जिसको बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। और तीसरे प्रोसेस में आप फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों लगा दीजिए साफ करने के लिए पानी, और फिर उसको जो है रीयूज करिए, रिसाइकल करिए, या एकदम साफ सुथरा करने के बाद ही कहीं रिलीज करिए। ठीक है, एनटीपीसी का एक केस स्टडी आता है बच्चे एनसीईआरटी में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको रीड करना है कि किस तरीके से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है उसने अपने हर एक प्लांट्स के आसपास पोल्यूशन को मिनिमाइज करने के लिए स्टेप्स भी उठाए हैं, और साथ ही साथ उसको करके भी दिखाया है। राइट बच्चों, तो इसी के साथ एंड अप होता है आपका ये प्यारा प्यारा सुपर वाला टॉपिक ऑफ माइंड मैप, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देखिए इसका मैप वर्क इंपॉर्टेंट है, खासकर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क काफी पूछा जाता है, और जो मैप वर्क है बेटा वो एज इट इज जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अपने को बस वही करना है। ये पूरा माइंड मैप था आपके इस टॉपिक को क्विकली रिकॉल कराने के लिए, एंड आई गेस मैंने 32-33 मिनट में ही आपको ये टॉपिक पूरा रिकॉल करा दिया है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। देखिए बहुत फैक्चुअल चैप्टर है ना, सारे जितने भी प्लेसेस दिए सारे नहीं याद करने, सिर्फ 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 भी आप याद करके आओगे, आपका काम पूरा बन जाएगा। ठीक है, बस दैट्स ऑल गाइस, यही था आपके पूरे टॉपिक के अंदर। आई होप मजा आया होगा। मेरी मुलाकात होगी आपसे इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एवरीवन, लव यू गाइस, एंड मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट माइंड मैप। तब के लिए मचाते रहो, बाय बच्चों, टेक केयर।